हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम कर रहे थे। आज इस लेक्चर में हम इरिगेशन को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 मेरी 8th रैंक थी। ये मेरा रोल नंबर आप देख सकते हैं। उसके अलावा एसएससी जेई 2022 जो कि सब्जेक्टिव पेपर था वो भी मैंने क्लियर किया हुआ है, और ये सब एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किए हुए हैं। ये शो करने का पर्पज़ ये है कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो इन एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। तो फ्रेंड, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने 40 नंबर क्वेश्चन किया था। उसके अंदर जो वाटर की डेप्थ का ये बड़ा फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो वाटर की डेप्थ है वो हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। 45 नंबर क्वेश्चन। ए वाटर कोर्स हैज ए कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 1200 हेक्टेयर। तो कोई वाटर कोर्स है, वाटर कोर्स यानी कि कोई नदी नाला इस टाइप का, यानी कि स्ट्रक्चर जिससे पानी सप्लाई हो रहा है, उसके पास कल्चरेबल कमांड एरिया कितना है, 1200 हेक्टेयर का। और फ्रेंड, आपको ये पता होना चाहिए 1 हेक्टेयर कितना होता है। 1 हेक्टेयर होता है 100 मीटर इंटू 100 मीटर का जो प्लॉट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम 1 हेक्टेयर बोलेंगे। यानी कि एरिया कितना हो गया, 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो 1 हेक्टेयर आपको क्लियर हो गया। इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन फॉर क्रॉप ए इज़ 40% एंड फॉर क्रॉप बी इज़ 35%। तो इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन दी हुई है, दो क्रॉप्स हैं ए और बी। ए के लिए 40, बी के लिए 35। बोथ आर खरीफ क्रॉप, दोनों की दोनों खरीफ क्रॉप्स हैं। खरीफ यानी कि जो गर्मियों के मौसम में होंगी। क्रॉप ए के पास कोर पीरियड है 20 डेज़ का और बी का कोर पीरियड है 15 डेज़ का। कोर पीरियड यानी कि वो वाला टाइम पीरियड जब उसको मैक्सिमम पानी चाहिए। तो आपको डिस्चार्ज बताना है ऑफ द वाटर कोर्स, यानी कि जो भी आप ये नदी नाला या ये वाटर कोर्स आप बना रहे हो, इसके अंदर कितना डिस्चार्ज होना चाहिए आपको क्या वो बताना है। अगर ए के लिए कोर की डेप्थ 10 है और बी के लिए 16 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसके अंदर आपको टोटल एरिया दिया हुआ है 1200 हेक्टेयर। तो आपको ए क्रॉप्स कितने एरिया में होगी और बी क्रॉप कितने एरिया में होगी वो आपको निकालनी पड़ेगी। प्री में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देने के कम चांस हैं, लेकिन पहले ये प्री में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन अभी मेंस में ज़्यादा चांस है। लेकिन आ जाए प्री में तो कैसे करना है, तो आप इसके टेबल्स ही बना लेंगे। क्रॉप ए कल्चरेबल कमांड एरिया तो सेम रहेगा, इंटेंसिटी 40% है ए की और बी की 35%। तो आप एरिया निकाल लोगे। इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, इंटेंसिटी जो होती है एरिया डिवाइड बाय जो टोटल एरिया है, यानी कि कल्चरेबल कमांड एरिया। तो ए के अंडर एरिया कितना आएगा, 40% ऑफ 1200 यानी कि 480 हेक्टेयर एरिया। और कोर पीरियड कितना है, 20 दिन का। कोर डेप्थ है 0.1। तो ये वाली टेबल आपको क्लियर हो गई। फिर हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे ड्यूटी का। ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी होती है एरिया इरीगेटेड पर यूनिट डिस्चार्ज। आपको एरिया पता है, और जो ड्यूटी है, ड्यूटी आप कैसे निकालोगे, आपको ये भी पता है। ड्यूटी इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी। तो यहाँ से आप ड्यूटी निकाल लोगे, ड्यूटी कितनी हो जाएगी, 8.64 बी डिवाइड बाई डेल्टा। क्योंकि आपको डेल्टा दे रखा है भाई, कितने डेप्थ है, कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर। यूनिट का ध्यान रखना है। जो इस फॉर्मूला है इसके अंदर ड्यूटी लिखेंगे हम क्यूसेक में, डेल्टा लिखेंगे मीटर में, और बेस पीरियड लिखेंगे डेज के अंदर। तो इस वाले फॉर्मूले से आप डिस्चार्ज निकाल लोगे। पहले आपने ड्यूटी निकाल ली, ड्यूटी से हमने डिस्चार्ज निकाल लिया। ए क्रॉप के लिए डिस्चार्ज आएगा 0.28 मीटर क्यूब पर सेकंड, और बी क्रॉप्स के लिए डिस्चार्ज आएगा 0.52 मीटर क्यूब पर सेकंड। और दोनों फसलों को हम एक ही टाइम पे उगा रहे हैं, क्योंकि दोनों फसल क्या खरीफ की। तो जो आप ये वाटर कोर्स बनाओगे, जो आप ये चैनल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसके अंदर डिस्चार्ज क्या आएगा, इन दोनों का सम। अगर एक क्रॉप हमारी रबी की होती और एक क्रॉप हमारी खरीफ की होती तो हम क्या लेते, तो इनका मैक्सिमम लेते हम। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में दोनों सेम खरीफ की सब फसलें थी, तो दोनों को आपने ऐड कर दिए। तो टोटल डिस्चार्ज हमें कितना चाहिए, 0.80 मीटर क्यूब पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिज़ाइनिंग द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एलुवियल रिवर। तो एलुवियल रिवर के अंदर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए जो नॉर्मल डेप्थ ऑफ स्कावर होती है, अगर क्यू मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर की डिस्चार्ज इंटेंसिटी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला होगा दोस्तों, जो डेप्थ ऑफ स्कावर है 1.35 क्यू स्क्वायर बाय एफ रेस की पावर 1/3। क्या फॉर्मूला होगा स्कावर डेप्थ का, स्कावर डेप्थ का फॉर्मूला होगा 1.35 क्यू स्क्वायर बाय एफ रेस टू दी पावर 1/3। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना। और ये स्मॉल क्यू क्या है, स्मॉल क्यू है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। ये स्मॉल क्यू क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ।
इसके अंदर एफ सिल्ट फैक्टर है, आर नॉर्मल स्कार डेप्थ, इसको हम डी से डेनोट करते हैं, वैसे तो इसने आर से डेनोट किया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी 1.35 क्यू स्क्वायर बाय एफ रेज़ की पावर 1/3। उसके अलावा जो चैनल होता है उसको डिज़ाइन करने के लिए इसी ने हमें फॉर्मूले दिए थे, वैसे भी फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो लेसी की 3 बेसिक इक्वेशंस तो ये हैं, इनको हम नॉर्मली नहीं करते। हम कौन सी इक्वेशंस को पढ़ते हैं, हम इन इक्वेशंस को पढ़ते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 140 रेज टू द पावर 1/6 हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू 5/2 वी स्क्वायर बाई एफ, और हाइड्रोलिक पेरीमीटर इज इक्वल टू 4.75 रूट ऑफ क्यू, और स्लोप इज इक्वल टू 1/3340 एफ की पावर 5/3 क्यू की पावर 1/6, और एफ है सिल्ट फैक्टर, और एफ को कैसे निकालोगे 1.76 रूट ऑफ D10, और D10 क्या है, जो एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल है। तो ये कितने 1 2 3 4 5, ये पाँचों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा जो स्कार डेप्थ का फॉर्मूला है वो भी आपको पता होना चाहिए, 1.35 क्यू स्क्वायर बाय एफ रेज़ टू द पावर 1/3। तो ये लेसी के जितने फॉर्मूले हैं ये प्री के अंदर और मेंस के अंदर दोनों के अंदर आते हैं। पेपर में आपसे ये भी पूछ सकता है कि लेसी की बेसिक इक्वेशन कितनी है, तो दोस्तों लेसी की 3 बेसिक इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अर्दन चैनल हैज़ बीन डिज़ाइन ऑन ए लेसी फार्मूला टू कैरी ए फुल सप्लाई डिस्चार्ज ऑफ 30 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो दोस्तों आपको डिस्चार्ज दिया हुआ है, मीन वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज कितनी होगी, तो इसके अंदर आपको वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगाना है, v इज इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 140 रेज़ की पावर 1/6, और सिल्ट फैक्टर की इसके अंदर वैल्यू हमें दे नहीं रखी, तो हमने अपने मन से एज्यूम कर ली कि सिल्ट फैक्टर हमने 1 एज्यूम कर लिया। तो v इज इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 140 रेज़ की पावर 1/6, और इसमें जब आप वैल्यू को पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.76 मीटर पर सेकंड। तो मेंस में ज़्यादा चांस है इसके, प्री में आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है, ये 4 फॉर्मूले लिख देगा और कह देगा कि इनमें से लेसी का फॉर्मूला कौन सा है या कौन सा इनमें से गलत फॉर्मूला है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आपसे दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंटूर कनाल इज ए, तो दोस्तों कंटूर कनाल क्या होता है, कंटूर कनाल एक ऐसा कनाल होता है जो केवल एक साइड इरिगेट करता है, बिल्कुल ठीक बात। इसको हायर साइड पे बैंक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बैंक यानी कि किनारा, इसको किनारों की ज़रूरत नहीं पड़ती जो हायर साइड है, ये भी ठीक बात है। ये जनरली अलाइन पैरेलल टू द कंटूर ऑफ एरिया, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो ये चारों ऑप्शन ठीक है। दोस्तों कंटूर कनाल कैसा होता है, हम ऐसे समझते हैं, कंटूर्स क्या होती हैं, कंटूर होती हैं लाइन ऑफ इक्वल एलिवेशन। तो ये लाइन है, जैसे कि ये लाइन है 100 मीटर की, ये लाइन है 110 मीटर की, और ये लाइन है 90 मीटर की। तो कंटूर कनाल क्या होगा, एक ऐसा कनाल जो कंटूर के पैरेलल चलेगा। यहाँ आपने नदी बना दी एक, तो ये नदी ऐसे पैरेलल चलेगी इस 100 मीटर वाले कंटूर के। तो आप एक चीज़ बताइए, जो ये पानी है ऊपर 110 मीटर के ऊपर चढ़ सकता है, पानी अपने आप तो हायर एलिवेशन पे जा नहीं सकता, ये आपने नदी बनाई है, लेकिन जो पानी है वो नीचे वाले लेवल के ऊपर जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। और पानी जब ऊपर जा ही नहीं सकता तो ऊपर वाले साइड हमें वो बैंक बनाने की, बैंक यानी किसी नदी के किनारे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो कंटूर कनाल आप समझ गए होंगे क्या होता है, जो कंटूर होते हैं ये कंटूर्स हैं, इनके जो पैरेलल चलेगा वो क्या होता है, वो कंटूर कनाल होता है। और उसके अलावा दोस्तों और कितने टाइप के कंटूर वो कनाल होते हैं, एक होता है वाटर शेड कनाल और रिज कनाल। और कनाल क्या होता है दोस्तों, एक तो होती है नदी, नदी क्या होती है रिवर, रिवर यानी कि वो होती है नेचुरल, और एक होता है कनाल। तो ये दोनों चीज़ सेम होती हैं। कनाल मैन मेड होता है, यानी इंसान ने कोई नदी वगैरह बना दी तो उसको हम क्या बोलेंगे, कनाल। अगर वो नेचुरल है तो उसको रिवर या फिर नदी बोलते हैं। तो वाटर शेड कनाल को देखते हैं क्या होता है। वाटर शेड कनाल ये होता है जो हाईएस्ट पॉइंट होता है कैचमेंट का, तो उसके ऊपर जो कनाल होता है उसको हम बोलेंगे वाटर शेड कनाल। द डिवाइड लाइन बिटवीन द कैचमेंट एरिया, द एरिया फ्रॉम विच रेन वाटर फ्लो इनटू ए ड्रेन और स्ट्रीम इज कॉल्ड द वाटर शेड और द रिज लाइन। फॉर एग्जांपल, ये बेसिन है, ये बेसिन मतलब बहुत बड़ा समझिए इसको, ये 100 किलोमीटर की लेंथ है, इस टाइप से समझना आप। तो मान लो कोई यहाँ पे आपने रिवर कंस्ट्रक्ट कर दी, कनाल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया जो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट है, उनके अलोंग अलोंग चलता हुआ जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर शेड या रिज कनाल।
और ये इस साइड भी पानी पहुंचा सकता है और इस साइड भी पानी पहुंचा सकता है। तो आप समझ गए हो कि वाटर शेड कैनाल क्या होता है, जो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर होता है। जैसे इसमें देखिए रिज लाइन, इसका एलिवेशन 210, इधर है 200 और इधर भी कम होगा तो इधर भी पानी पहुंचाएगा और उधर भी, दोनों तरफ पानी पहुंचा सकता है, वो होता है वाटर शेड या रिज कनाल। कंटूर कनाल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया कि भाई केवल एक साइड ही इरीगेशन हो सकता है, कंटूर इसके पैरेलल होता है और दूसरी साइड हमें किनारा ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे इस डायग्राम में दे रखा है। जो ब्लैक लाइन है सॉलिड लाइन, वो क्या हमारा कनाल है और वो पैरेलल चल रहा है कंटूर्स के। साइड स्लोप कनाल, तो अगर कंटूर्स के परपेंडिकुलर कोई कनाल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइड स्लोप कनाल बोलेंगे। और ये क्या है, दोनों तरफ पानी को पहुंचा सकता है। एंड सच कनाल रन पैरेलल टू द नेचुरल ड्रेनेज, जो नेचुरल ड्रेनेज होता है उसके ये पैरेलल चलता है। और जो साइड स्लोप कनाल होता है, इट डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द नेचुरल कनाल दस अवॉइड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉस ड्रेनेज वर्क। जो नेचुरल ड्रेन होता है उसको ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करता है। नेचुरल ड्रेन क्या होता है, जो नदियाँ होती हैं वे क्या होती है, नेचुरल ड्रेन। ड्रेन यानी कि नाला, जो पहाड़ों पे या जो पानी वगैरह गिरता है वो पानी में बह बह के कहाँ चला जाता है, वो नदियों में जाता है और नदियों से समुद्र में, तो क्या है वो ड्रेन का ही तो काम कर रही है रिवर। और ये साइड स्लोप कनाल को अगर आपको समझना हो तो आप ऐसे देखिए, ये 10 मीटर की लाइन, ये 20 मीटर की, ये 30 मीटर की। यहाँ से आपकी नदी ऐसे बह के जा रही है तो नदी कहाँ जा रही है, इस साइड जा रही है नदी बह के आपकी इस तरफ। 30 से 20 मीटर, 20 से 10 मीटर, क्योंकि पानी तो हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करेगा तो ऐसे जा रखा है। और अगर आपने यहाँ पे एक कनाल कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ना सभी के सभी कंटूर्स के साथ, तो ये हो गया साइड स्लोप कनाल। और ये नदी को कभी क्रॉस करेगा, जी नहीं, ये नदी को क्रॉस नहीं करेगा, नदी के पैरेलल चलेगा। तो हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती साइड स्लोप कनाल के अंदर। वही चीज़ इसमें बताई हुई है। जैसे ये देखिए साइड स्लोप कनाल परपेंडिकुलर चलेगा और नदी वगैरह भी इसके पैरेलल चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्म आर प्रोवाइडेड इन कनाल इफ़ दीज आर, तो जो बर्म होते हैं वो कनाल्स में हम प्रोवाइड करते हैं, कब प्रोवाइड करते हैं, इफ़ दीज आर पार्शली इन एक्सकेवेशन एंड पार्शली इन एम्बैंकमेंट। तो अगर ये एम्बैंकमेंट और एक्सकेवेशन में पार्शली होंगे तब हम क्या प्रोवाइड करेंगे, बर्म। ये बर्म होते क्या हैं उस चीज़ को देख लेते हैं। बर्म इज ए नैरो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑफ लैंड लेफ्ट एट द ग्राउंड लेवल बिटवीन द टो ऑफ द बैंक एंड टॉप एज ऑफ द कटिंग। तो बर्म क्या है, पतली सी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हम छोड़ देते हैं ग्राउंड लेवल पे, जो बैंक का टो है। बैंक यानी कि जो आपको मिट्टी यहाँ दिखाई दे रही है ये है बैंक यानी कि किनारा, इसका टो यानी कि इसका ये वाला पॉइंट, टो यानी कि इसके इस वाले पॉइंट से लेके जो आपकी ये नदी है जो कटिंग में है, कटिंग यानी कि आपने ज़मीन खोद रहे हो, आप कट कर रहे हो ज़मीन को, तो इसका जो टॉप वाला पॉइंट है इसके बीच में जो ये ज़मीन बच गई इसको आप क्या बोलोगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ज़मीन है इसको क्या बोलोगे आप, बर्म बोलोगे आप। इट इज़ द नैरो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एट टो ऑफ द बैंक एंड टॉप एज ऑफ द कटिंग। जो आपने कटिंग करी हुई है इस कटिंग का टॉप एज और जो ये बैंक है किनारे हैं उनका टो यानी कि बॉटम एज, इनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है ग्राउंड लेवल पे उसको बोलते हैं बर्म, BRM, बर्म बोलते हैं इसको। और इसका पर्पज क्या होता है, द सिल्ट डिपॉजिटेड ऑन द साइड इज वेरी फाइन एंड इम्परवियस देयरफॉर सर्व एज ए गुड लाइनिंग फॉर रिड्यूस लॉसेज लीकेज एंड कंसिक्वेंट ब्रिजेज। तो जो सिल्ट डिपॉजिट होती है वो बहुत फाइन होती है और इम्परवियस होती है और ये एक तरह से लाइनिंग का काम करती हैं और इससे लॉस नहीं होंगे, लीकेज नहीं होगी। और कंसिक्वेंटली ब्रिजेज यानी कि किनारे टूटेंगे नहीं इसके, जो हमारी नदियाँ हैं नदियों के किनारे टूटेंगे नहीं। तो किनारे तो आप समझते होगे ना नदियों के क्या होते हैं, ये आपकी नदी है तो जो इसकी ये वाला पॉइंट है इसके क्या नदी के किनारे हैं ये। उसके अलावा ये रिजाइम कंडीशंस को अटेंड करने के लिए हेल्प करती हैं। रिजाइम कंडीशन यानी कि स्टेबल कंडीशंस, एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। जो बैंक होते हैं उनको प्रोटेक्शन करती हैं इरोजन से और फ्यूचर वाइडनिंग का स्कोप प्रोवाइड करती हैं। और इनको हम बोरोपिट्स की तरह यूज कर सकते हैं अगर हमें और सोयल को निकालने की ज़रूरत पड़ी। अगर आपको और मिट्टी की ज़रूरत पड़ी तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप मिट्टी को खोद सकते हो जो ये बर्म है, ताकि आपको और मिट्टी अवेलेबल हो जाए। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पिक द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ ए कनाल सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करेक्ट सीक्वेंस सेलेक्ट करना है कनाल सिस्टम का, इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले क्या होगी, रिवर आएगी, रिवर के बाद कनाल हेडवर्क्स, फिर मेन कनाल, फिर ब्रांच, फिर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर आउटलेट, वाटर कोर्स और फिर फील्ड। ये वाला क्वेश्चन हमने कल भी देखा था। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कनाल हेडवर्क, मेन कनाल, ब्रांच कनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी और फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये जो सीक्वेंस है दे रखे है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है, इसमें कन्फ्यूजन इस ब्रांच वाले में हो सकता है। तो आपको याद रखना मेन कनाल के बाद ब्रांच आएगा और ब्रांच के बाद मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी आएगी। उसके अलावा इनमें कितना डिस्चार्ज आएगा वो आप देख सकते हो, इतना याद नहीं करना है आपको, बस बेसिक से एक बार रीडिंग देख लेना। जो ब्रांच कनाल है उसके अंदर 5 क्यूमेक से ज़्यादा का डिस्चार्ज होता है। द ब्रांच कनाल कैरी अ डिस्चार्ज ऑफ ओवर 5 क्यूसेक। तो ब्रांच के अंदर 5 से ज़्यादा का डिस्चार्ज होता है। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी इसके अंदर 0.25 से लेकर 5 क्यूसेक का डिस्चार्ज होगा। और जो ये ब्रांच कनाल है यहाँ तक, इससे ऊपर जितने हैं ब्रांच कनाल हो गई, मेन कनाल हो गई और हेडवर्क, ये कोई भी इरीगेशन के लिए यूज हम डायरेक्ट नहीं करते। ये सब किसके लिए, पानी को सप्लाई करने के लिए। जो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, दी मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी आर यूज फॉर डायरेक्ट इरीगेशन। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से आप इरीगेशन को स्टार्ट कर सकते हो। माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में 0.25 क्यूसेक से कम का डिस्चार्ज, और इनको भी हम इरीगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट परटेनिंग टू द ब्लाइक क्रीप थ्योरी यूज इन द डिजाइन ऑफ इम्परवियस फ्लोर फॉर स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द परवियस सोयल। तो जो परवियस सोयल होती हैं, परवियस सोयल कौन सी, यानी ऐसी सोयल जिनके अंदर से पानी फ्लो कर सकता है। अगर उनके ऊपर हमें इम्परवियस फ्लोर बनाना होता है तो हम किसको यूज करेंगे, हम ब्लाइक क्रीप थ्योरी को यूज करेंगे। और इस थ्योरी के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो इसके अंदर क्या होता है, हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्रीप लेंथ। ये सी नंबर ऑप्शन, हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्रीप लेंथ, सी ऑप्शन। और ये कैसे होता है इसके अंदर, जैसे आप ये डायग्राम देखिए, आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, ये ग्राउंड थी, आपने यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो जो पानी है, पानी यहाँ से फ्लो करके यहाँ जाएंगे और हमारे जो स्ट्रक्चर है उसको फेल कर सकता है। इसके अंदर सीपेज होगी। सीपेज क्यों होगी, क्योंकि हमारी सोयल कैसी थी, परवियस सोयल थी हमारी। तो हमें ये फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। और इसके अंदर क्या रहता है, जो हेड लॉस होता है, यहाँ पे मान लो एच हेड था तो यहाँ कितना होगा, ये थोड़ा सा ही हेड बचेगा, बहुत कम हेड बचेगा। हेड को हमें ख़त्म करवाना पड़ता है और वो किस चीज़ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस पानी को जो लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी उस चीज़ की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। पानी को ऐसे चल के ऐसे 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 जाना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस पानी को चलना पड़ेगा हेड लॉस हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। तो ब्लाइक क्रीप थ्योरी हमें इसी चीज़ के बारे में बताती है। जो ये हेड लॉस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्रीप लेंथ। जो सब सरफेस फ्लो होता है, यानी कि ज़मीन के नीचे से पानी फ्लो कर रहा है, उसकी थ्योरी इसने डेवलप करी थी ब्लाइक ने। क्या एज्यूम किया, जो परकोलेटिंग वाटर है फॉलो द आउटलाइन ऑफ द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सब सोयल। तो जो पानी बहते हुए जा रहा है, ये मान लो पाइल्स हैं, तो पानी जो फ्लो करके जाएगा इससे चिपक चिपक के ऐसे फ्लो करता हुआ जाएगा पानी। ब्लाइक ने क्या एज्यूम किया, पानी ऐसे चलता हुआ जाएगा। ठीक है, और पानी जिस लेंथ को ट्रैवल करेगा उसको हम क्या कहेंगे, क्रीप लेंथ बोलेंगे। और जो हेड लॉस है पर यूनिट लेंथ ऑफ क्रीप इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द परकोलेटिंग पैसेज। जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है यानी कि हेड लॉस पर यूनिट लेंथ वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, जो पानी कैसे फ्लो करता हुआ जा रहा है और जो हेड लॉस होगा वो लेंथ के प्रोपोर्शनल रहेगा। इंपॉर्टेंट एजम्पशन है ये। What is the permissible velocity of water in a cement concrete line canal as per IS 4-10-30-2000? तो जो परमिसिबल वेलोसिटी ऑफ वाटर होती है सीमेंट कंक्रीट लाइन कनाल में वो कितनी होगी, वो होगी दोस्तों 2.7 मीटर पर सेकंड। कितनी होगी, 2.7 मीटर पर सेकंड।
ये आपको बस याद रख लेना है। सीमेंट कंक्रीट का जो कनाल होता है उसके अंदर वेलोसिटी पानी की कितनी हो सकती है, 2.7 मीटर पर सेकंड। स्टोन पिच में 1.5 और बर्न्ट क्ले टाइल्स वाले में 1.8, 1.5, 1.8, 2.7। एक रीडिंग ले लेना इसकी। तो इतने से ही आपको पढ़ने से वो याद हो गया होगा, पेपर में अपने आप रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 5968 द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व टू बी प्रोवाइडेड इन द अलाइनमेंट ऑफ ऑनलाइन कनाल कैरिंग अ डिस्चार्ज ऑफ लेस दैन 30 क्यूसेक अप टू 15 क्यूसेक। यानी ऐसे कनाल जिसके अंदर 15 से लेके 30 क्यूसेक का डिस्चार्ज है। क्यूसेक ये क्यूमेक यानी कि मीटर क्यूब पर सेकंड, इतने का डिस्चार्ज है। तो उसके अंदर जो मिनिमम रेडियस है वो हम कितना प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए आप मिनिमम रेडियस प्रोवाइड करोगे 600 मीटर का। 15 से 30 क्यूसेक डिस्चार्ज के लिए रेडियस आप प्रोवाइड कितना करोगे, 600 मीटर का। उसके अलावा आप ये टेबल याद करके जा सकते हो। अगर 80 क्यूसेक से ज़्यादा का डिस्चार्ज है तो 1500 मीटर, 30 से 80 है तो 1000, 15 से 30 के लिए 600, 3 से 15 के लिए 300, 0.3 से 3 के लिए 150 और 0.3 से कम के लिए 90। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो पैटर्न सा होता है, ये पैटर्न सा आप याद कर सकते हो कि भाई पहले 1500 होगा, फिर 1000, 600, 300, 150, 90, 80 से ज़्यादा, 80 से 30, 15 से 30, 3 से 15, 0.3 से 3 और 0.3 से कम। तो जो बड़ी बड़ी टेबल होती है उनको याद करने का आसान तरीका यही है भाई, रिवीजन करते रहो और जो पैटर्न था वो ऑब्जर्व कर लो आप। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, 15 से 30 के लिए कितना रेडियस होगा मिनिमम, 600 मीटर का। ये किस चीज़ के रेडियस की बात कर रहा है वो तो आप समझ ही गए होंगे। ये आपका कनाल है, तो इस कनाल का जो रेडियस होगा, जो इसके अंदर रेडियस होगा इसके डिस्चार्ज के हिसाब से वो कितना होगा, 600 मीटर होगा। जैसे रोड का रेडियस आप निकालते थे, रेलवे में रेडियस पढ़ते हो, तो वैसे ही कनाल के अंदर भी हम रेडियस पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर हेड अपस्ट्रीम इज इंक्रीज व्हेन द मेन कनाल इज रनिंग विद लो सप्लाई बाय द मीन्स ऑफ। तो वाटर हेड अपस्ट्रीम, जो वाटर का हेड अवेलेबल है, अगर आपको वो इंक्रीज करना हो जबकि मेन कनाल कम पानी के साथ चल रहा हो, तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, तो आप क्रॉस रेगुलेटर्स की हेल्प से वाटर के हेड को इंक्रीज कर सकते हो। ये क्रॉस रेगुलेटर क्या होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ द कनाल सिस्टम कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस रेगुलेटर। जो कनाल का सिस्टम है उसका रेगुलेशन आप किसकी मदद से करते हो, क्रॉस रेगुलेटर की मदद से। During the period of low supply in the main canal, the regulator raise water level of the upstream and feed the off-taking canal in rotation। अगर नदी के अंदर कम पानी है तो क्रॉस रेगुलेटर क्या करेगा, पानी के लेवल को रेज कर देगा अपस्ट्रीम में, और जो ऑफ टेकिंग कनाल है उसको रोटेशन में सप्लाई करेगा पानी। इट हेल्प इन क्लोजिंग द सप्लाई टू द डाउन स्ट्रीम ऑफ द मेन कनाल फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर। अगर हमें पानी बंद करना है तो हम पानी भी बंद कर सकते हैं, फ्लक्चुएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और ब्रिज और अदर जो वर्क है उसको हम इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो ये क्रॉस रेगुलेटर की हेल्प से हम करते हैं। क्रॉस रेगुलेटर सिंपल सी चीज़ क्या है, जैसे ये आपकी नदी है, ठीक है, ये आपकी क्या है, रिवर है, और ये आपने मैन मेड को एक कनाल बना दिया, तो यहाँ पे आप कुछ स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो इस स्ट्रक्चर को ही हम क्रॉस रेगुलेटर बोल रहे हैं, कनाल हेड वर्क, क्रॉस रेगुलेटर वगैरह, क्योंकि ये पानी के फ्लो को रेगुलेट कर रहा है। और जो कनाल का जो हेड है वहाँ पे ये अवेलेबल है, तो इसको कनाल हेड रेगुलेटर या फिर क्या ये क्रॉस रेगुलेटर हम बोल देते हैं। कौन सा कनाल केवल एक साइड पे इरिगेट कर सकता है, ये हमने देखा अभी, कंटूर कनाल। इन तीनों की प्रॉपर्टी हमने देख ही ली कि भाई रिज कनाल दोनों तरफ इरिगेट कर सकता है, कंटूर वाला केवल एक तरफ, और साइड स्लोप वाला भी दोनों तरफ कर सकता है। और साइड स्लोप वाले में हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, साइड स्लोप वाले में क्रॉस ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ती, क्योंकि नेचुरल ड्रेन के पैरेलल बहता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेक्टिव आउटलेट एंड हेड रेगुलेटर अलोंग विद इनएडुकेट स्लोप एंड नोट रिजाइम सेक्शन रिजल्ट इन द डैश ऑफ द चैनल। तो फ्रेंड, अगर आउटलेट हमारा डिफेक्टिव हो जाएगा और हेड रेगुलेटर भी डिफेक्टिव हो जाएगा और स्लोप भी रिक्वायर नहीं है और रिजाइम सेक्शन भी नहीं है, तो चैनल हमारा क्या हो जाएगा, सिल्टिंग टाइप का चैनल होगा। कैसा चैनल होगा, सिल्टिंग। एक कनाल आउटलेट और ए मॉड्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर बिल्ट एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स सो एज टू कनेक्ट विद ए माइनर और डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल। तो कनाल आउटलेट क्या होता है, वो तो जो मैंने आपको बताया था भाई, ये कोई कनाल है, यहाँ से कोई दूसरा कनाल जा रहा है,
तो यहाँ पे जो हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, उसको आप क्या बोलोगे, कनाल आउटलेट या फिर मॉड्यूल। इसको आप क्या बोलोगे, कनाल आउटलेट या मॉड्यूल बोलोगे इसको। और अगर स्लोप रिक्वायर्ड, स्लोप नहीं है तो क्या होगा, सिल्टिंग होगी। क्या होगी, सिल्टिंग होगी। कितने टाइप के आउटलेट होते हैं वो आप देख सकते हो। पहला होता है नॉन मॉड्यूल, सेमी मॉड्यूल और मॉड्यूलर आउटलेट। और इनके जो एग्जांपल है वो आपको पता होने चाहिए। मॉड्यूलर का आप याद कर लो कि इसका होता है गिब्स एंड खन्ना। मॉड्यूलर का क्या एग्जांपल है, गिब्स एंड खन्ना। और मॉड्यूलर आउटलेट या फिर रिजिड मॉड्यूल, मॉड्यूलर आउटलेट या फिर रिजिड मॉड्यूल, इनका क्या फ़ायदा होता है, इनके अंदर डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है एंड फिक्स विद इन द लिमिट। मॉड्यूलर आउटलेट के अंदर या फिर रिजिड आउटलेट के अंदर क्या होता है, डिस्चार्ज आपका फिक्स रहता है। अगर वाटर लेवल में फ्लक्चुएशन होता है तो ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ना तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी के वाटर लेवल के ऊपर फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर, ना ही वाटर कोर्स के लेवल पे फ़र्क पड़ता। डिस्ट्रीब्यूटरी और वाटर कोर्स में क्या एग्जांपल है, ये नदी है, इसके अंदर पानी बहता हुआ चल रहा है और यहाँ से आपने कनाल निकाल दिया, तो जिसके अंदर पानी है उसको तो आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटरी, क्योंकि वह पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और यह हो गया आपका वाटर कोर्स। तो जो मॉड्यूलर आउटलेट होता है वो इनमें से किसी के भी वाटर लेवल के ऊपर फ़र्क उसको नहीं पड़ता, भाई इसमें कम पानी है ज़्यादा पानी है उसके फ़र्क नहीं पड़ता। और जो सेमी मॉड्यूलर होता है, कौन सा, सेमी मॉड्यूलर, उसके अंदर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर लेवल ऑफ द वाटर कोर्स। सेमी मॉड्यूलर में जो वाटर कोर्स है उसमें कितना पानी है उस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा, केवल किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी है। जो डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी है केवल उसी चीज़ के ऊपर सेमी मॉड्यूलर आउटलेट का जो फंक्शन है, डिस्चार्ज है, वो डिपेंड करेगा। और नॉन मॉड्यूलर के अंदर क्या है, इसमें जो डिस्चार्ज होता है तो वो डिफरेंस इन हेड बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्स, इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये वाटर कोर्स क्या होता है, ये आपका खेत है, आपने यहाँ फसलें उगाई हुई हैं, तो इसके अंदर जो पानी आ रहा है तो ये किसकी हेल्प से आएगा, जो वाटर कोर्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से, वाटर कोर्स की हेल्प से। और इस वाटर कोर्स में पानी किसकी मदद से आएगा, जो डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है उसकी हेल्प से इस वाटर कोर्स में पानी आएगा। और इस वाटर कोर्स के अंदर कितना पानी आएगा तो वो हमने देख ही लिया, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नॉन मॉड्यूलर के अंदर तो इसमें कितना पानी है और इसमें कितना पानी है उन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। नॉन मॉड्यूलर में तो, सेमी मॉड्यूलर में केवल डिस्ट्रीब्यूटरी के ऊपर, और मॉड्यूलर में किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिलवे इज लीस्ट सुटेबल फॉर एन अर्दन डैम। जो अर्दन डैम होते हैं, मिट्टी से बने हुए डैम होते हैं, उनमें कौन सा स्पिलवे सबसे ख़राब है, लिस्ट सूटेबल है, तो वो दोस्तों कौन सा है, ओगी स्पिलवे। ओगी स्पिलवे अर्दन डैम के लिए सबसे ख़राब है। और अर्दन डैम के लिए सबसे बढ़िया कौन सा है, फ्री ओवरफॉल स्पिलवे। कौन सा, फ्री ओवरफॉल स्पिलवे इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर लो अर्दन डैम। जो अर्दन डैम के लिए होता है फ्री ओवरफ्लो स्पिलवे सबसे बढ़िया होता है। और जो ओगी स्पिलवे है वो सबसे ख़राब होता है। ओगी स्पिलवे सबसे ख़राब क्यों होता है, ओगी के अंदर क्या होता है, ऐसा कुछ बनाते हैं ओगी के अंदर, तो इसके अंदर पानी जब इसके ऊपर प्रेशर से पड़ता है अर्दन डैम के ऊपर तो मिट्टी को ये साथ में बहा के ले जाएगा, तो ओगी वाला इसलिए ख़राब होता है। अब ये याद रखिए, सबसे ख़राब ओगी वाला अर्दन डैम के लिए और सबसे बढ़िया फ्री ओवरफॉल स्पिलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डी इज द डेप्थ ऑफ स्कावर बिलो ओरिजिनल बेड देन द विड्थ ऑफ लॉन्चिंग एप्रॉन इज जनरली टेकन एज। अगर जो स्कावर की डेप्थ है ओरिजिनल बेड के नीचे डी है तो लॉन्चिंग एप्रॉन की विड्थ हम दोस्तों कितनी लेंगे, 1.5 डी। वो हम कितनी लेंगे, 1.5 डी। स्कावर की डेप्थ क्या होती है, स्कावर हो गया या स्कावरिंग की डेप्थ, जैसे नाम से भी पता चल रहा है स्कावरिंग यानी कि खुरचना, या फिर उसी टाइप का कुछ हो गया। जैसे नदी के अंदर जब पानी बहता है तो जो पानी की लहरें हैं वो मिट्टी को उठा सकती है ना वो, यानी कि एक टाइप से खुरच के यहाँ से मिट्टी को उठा के ले जाएंगी, तो जो ये डेप्थ होती है उसी को हम स्कावरिंग की डेप्थ बोलते हैं। वो क्या हो गई हमारी, एक टाइप से स्कावरिंग की डेप्थ। तो ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना, जो लॉन्चिंग एप्रॉन की विड्थ होती है वो हम कितनी लेते हैं, 1.5 डी।
और ये लॉन्चिंग एप्रोन क्या होता है? लॉन्चिंग एप्रोन होता है भाई, जब पानी जो डैम है आपका या स्ट्रक्चर है वहाँ से फर्श के ऊपर काफ़ी हाइट से गिरेगा तो वो ख़राब ना हो, तो वहाँ पे हम स्टोन की पत्थर की लाइनिंग सी कर देते हैं। जैसे इसके अंदर देखिए, इसको हम लॉन्चिंग एप्रोन बोल रहे हैं। जो आपने स्टोन की लाइनिंग सी कर रखी है ना, टाइल सी लगा रखी है स्टोन्स की, तो इसी को हम लॉन्चिंग एप्रोन करें ताकि यहाँ का फर्श ख़राब ना हो। तो ये क्या हो गया? लॉन्चिंग एप्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर व्हेन द रिवर इज। तो रिवर ट्रेनिंग वर्क हमें कब रिक्वायर होता है? जब हमारी रिवर क्या है? मिएंडरिंग टाइप की। क्या है? मिएंडरिंग टाइप की। मिएंडरिंग नदी कौन सी होती है? जो ऐसे लहरती हुई सांप की तरह चलती हैं। और रिवर ट्रेनिंग वर्क का क्या मतलब है? रिवर ट्रेनिंग वर्क का मतलब है कि भाई नदी के का जो रास्ता है उसको इस टाइप से मतलब कंट्रोल करना है। एक टाइप से आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हो नदी को कि भाई तेरे को ढंग से चलना है, किनारों को नहीं तोड़ना, और जो लेवल है उसी लेवल के हिसाब से आपको बहते हुए चलना है। तो हम रिवर को ट्रेनिंग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिवर ट्रेनिंग वर्क। रिवर को आप ट्रेन कैसे करो? जैसे आपकी ये नदी है, यहाँ आप किनारे बना सकते हो, कोई इसकी डेप्थ इंक्रीज कर सकते हो। तो इस टाइप के रिवर ट्रेनिंग वर्क होते हैं अलग अलग। उसके अलावा दोस्तों, द रिवर इन एलुवियल प्लेन में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। तो एलुवियल प्लेन में जो रिवर होती है उसको हम 3 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, मिएंडरिंग, एग्रेडिंग एंड डिग्रेडिंग। जो मिएंडरिंग रिवर होती है वो तो जिग-जैग फैशन में चलती है, जैसे इस डायग्राम में दिख रही है। जैसे सांप चलता है ना लहराता हुआ, तो उसी टाइप से अगर नदी चलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिएंडरिंग। और ये सेडिमेंट बहुत ज़्यादा कैरी करते हुए चलते हैं, दिस रिवर कैरी सेडिमेंट। उसके अलावा दोस्तों एक होती है एग्रेडिंग टाइप की। कौन सी होती है? एग्रेडिंग टाइप की। एग्रेडिंग रिवर के अंदर क्या होता है दोस्तों? एग्रेडिंग रिवर में सिल्टिंग होती है। एग्रेडिंग रिवर में क्या होती है? सिल्टिंग। पेपर में ये क्वेश्चन आता है, एग्रेडिंग रिवर में क्या होती है? सिल्टिंग। अगर आपने इन एडुकेट बेड स्लोप प्रोवाइड किया है, इन एडुकेट बेड स्लोप का मतलब जितना स्लोप चाहिए था आपने उतना प्रोवाइड नहीं किया। जैसे कि इस नदी को कितना स्लोप चाहिए? इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, इस नदी को ये वाला स्लोप चाहिए था और आपने प्रोवाइड कर दिया ये, तो आपने जितना रिक्वायरमेंट थी उतना प्रोवाइड नहीं किया, आपने ऐसे बना के छोड़ दी नदी। तो क्या होगी? यहाँ पे सिल्टिंग होगी, यहाँ पे सिल्टिंग होगी, जो रेत के पार्टिकल हैं गिरने शुरू हो जाएंगे और इसका फाइनल स्लोप आखिरी में इस टाइप से बन जाएगा। तो ये नदी क्या होती है? एग्रेडिंग रिवर्स। और एग्रेडिंग का उल्टा क्या होता है? डिग्रेडिंग। तो एग्रेडिंग की प्रॉपर्टी देखिए, इसमें सेडिमेंट का लोड बहुत ज़्यादा होता है, और ये सिल्टिंग रिवर होती है एक टाइप की। उसके अलावा डिग्रेडिंग रिवर में क्या होता है? आपने जितना स्लोप इसको चाहिए था उससे ज़्यादा का स्लोप दे दिया, तो इसके अंदर क्या होगा? जो मिट्टी है नदी अपने साथ उसको उठा उठा के लेके चली जाएगी और जो रिक्वायर स्लोप है उसको बढ़ा देगी। तो फाइनल स्लोप ये हो जाएगा, आपने बनाया ये था लेकिन यहाँ की जो मिट्टी उठ उठ के जाने लग गई यहाँ से, और फाइनल स्लोप आपका ऐसे बन गया। तो ये नदी कौन सी हो गई? ये नदी हो गई आपकी डिग्रेडिंग। और इस नदी के अंदर हमें कट ऑफ देखने को मिलता है। और रिवर ट्रेनिंग का क्या मतलब है? आपने रिवर को स्टेबलाइज कर दिया अलोंग ए सर्टेन अलाइनमेंट विद ए सर्टेन क्रॉस सेक्शन। रिवर ट्रेनिंग का मतलब है आपने नदी को स्टेबलाइज कर दिया, यानी कि नदी का क्रॉस सेक्शन मान लो ऐसा है तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ऐसे नहीं है कि ऐसा था तो भाई यहाँ से किनारे टूट के ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आपने उसको फिक्स कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर ट्रेनिंग वर्क। क्वेश्चन नंबर 4, ए रिटेनिंग वॉल ऑफ द ट्रेपेजोइडल सेक्शन हैविंग ए बेस विड्थ बी रिटेन अर्थ एट इट्स बैक। तो ये रिटेनिंग वॉल टाइप का स्ट्रक्चर है जिसकी विड्थ आपको दी हुई है बेस पे बी विड्थ है। फॉर नो टेंशन टू बी डेवलप एट द बेस, द रिजल्टेंट फोर्स विल इंटरसेक्ट द बेस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द बेस विद इन अ डिस्टेंस ऑफ। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों हमने स्टील के अंदर भी देखा था कि अगर नो टेंशन डेवलपमेंट होगी तो इसेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए, उसमें भी हमने पढ़ी थी L/6। तो सेम इसके अंदर भी वही वाला केस आपको याद रख लेना है कि कितनी होगी? B/6। यानी कि जो फोर्स है बेस को कितने डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए? B/6 डिस्टेंस पे, ताकि E = B/6, ताकि कोई भी टेंशन
इसके बेस के ऊपर डेवलप ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ये वाला पॉइंट भी आप देख सकते हो भाई, जो मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी है दैट इज परमिटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर लाइन इज इक्वल टू b/6। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए मैसनरी डैम ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन हुज बेस विड्थ इज b एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज g। तो कोई मैसनरी डैम है, उसकी मैक्सिमम हाइट दोस्तों कितनी हो सकती है? जो मैक्सिमम हाइट हो सकती है किसी भी मैसनरी डैम की, वो हो सकती है h = b√s-c। इसके अंदर b क्या है? b उसकी बेस की विड्थ है, s उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और c क्या है? अपलिफ्ट कोफिशिएंट। जो हाइट होगी मैसनरी डैम की वो क्या होगी? h = b√g-c। g क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, और c क्या है? अपलिफ्ट कोफिशिएंट। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है? h = b√s। इसके अंदर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को s से लिख रहा है, और अपलिफ्ट कोफिशिएंट को हमने कंसिडर नहीं किया, तो वो हो जाएगा 0। तो हाइट कितनी हो जाएगी? h = b√g। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। जो मैक्सिमम हाइट होती है मैसनरी डैम की वो कितनी होगी? h = b√s-c। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द क्रस्ट लेंथ इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द चैनल देन इट इज द कॉल्ड। जो क्रस्ट लेंथ है अगर वो चैनल की पूरी विड्थ के बराबर ही होगी तो उस टाइप के डैम को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको हम बोलेंगे सप्रेस वियर। उसको हम बोलेंगे सप्रेस वियर। ये किस टाइप का होगा? जैसे ये आपका चैनल है, यानी कि नदी है आपकी, और आपने पूरी इसकी लेंथ में यहाँ पे कोई वियर कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो इसको आप क्या बोलोगे? सप्रेस वियर। और इसको हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अगर आप इसको साइड से देखोगे कैसे दिखाई देगा? आपने दीवार यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दी, और जो पानी है वो कैसे इसके ऊपर से ऐसे बह के गिरेगा। तो जो ये डैम है या क्रस्ट वॉल है, ये पूरी की पूरी पानी के नीचे दब चुकी है, तो एक टाइप से सप्रेस हो गई पानी से, तो इसको हमने क्या बोल दिया? सप्रेस वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओवरफ्लो डैम इज ऑल्सो नोन एज। तो जो ओवरफ्लो डैम होता है उसको हम किस नाम से भी जानते हैं? उसको हम स्पिलवे नाम से भी जानते हैं। और ये स्पिलवे क्या होता है? ये ओवरफ्लो डैम होता है। मान लो आपने 20 मीटर का लेवल सेट कर दिया नदी के अंदर, या जो भी आपका स्ट्रक्चर है, अगर 20 मीटर से ज़्यादा पानी उसके अंदर आएगा तो सारा का सारा क्या होगा? इस स्पिलवे के अंदर आएगा और आपके स्ट्रक्चर से बाहर चला जाएगा, यानी कि ओवरफ्लो डैम। उससे ज़्यादा पानी होते ही, जैसे टंकी में टंकी ओवरफ्लो होती है तो क्या होता है? टंकी में से पानी निकल के बाहर बह जाता है, तो वैसे ही डैम के अंदर होता है। अगर उससे ज़्यादा पानी होगा एक लिमिट के बाद तो वो फ्लो होके बाहर निकल जाएगा, और उसको हम क्या बोलते हैं? स्पिलवे बोलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक कंपनी हैज़ प्रपोज टू डिज़ाइन ए वियर। तो कोई कंपनी है वो एक वियर को डिज़ाइन करने वाली है अक्रॉस ए रिवर इन द एलुवियल सोइल। तो द पिजोमेट्रिक हेड एट द बॉटम ऑफ द फ्लोर इज कंप्यूटेड एज 10 मीटर। जो फ्लोर है वहाँ पे जो पिजोमेट्रिक हेड है वो कितना है? 10 मीटर है, और डेटम क्या? फ्लोर से 3 मीटर नीचे है। तो इसका क्या मतलब है? डायग्राम में समझने की कोशिश करना। जो फ्लोर का बॉटम है ये वाला पॉइंट, यहाँ पे पिजोमेट्रिक हेड कितना है? 10 मीटर, ठीक है। और जो डेटम हमने इससे कितना लिया? फ्लोर से 3 मीटर नीचे हमने क्या लिया? डेटम लिया। डेटम यानी कि जो रेफरेंस है, डेटम यानी कि जो रेफरेंस है वहाँ से 3 मीटर नीचे, और पिजोमेट्रिक हेड यहाँ पे कितना? 10 मीटर, ठीक है। एज्यूम स्टैंडिंग वाटर डेप्थ अबव द फ्लोर इज 2 मीटर। तो फ्लोर के ऊपर पानी की डेप्थ कितनी है? 2 मीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लोर मटेरियल इज 2.5। जो हम फ्लोर का मटेरियल है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5। तो फ्लोर की हमें कितनी थिकनेस लेनी पड़ेगी? तो वापस डायग्राम पे आ जाते हैं। यह आपका फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर पानी कितना है? 2 मीटर। इस फ्लोर से ऊपर पानी कितना है? 2 मीटर। तो पहली लाइन पर हमने क्या देखी? जो पिजोमेट्रिक हेड है, जो पिजोमेट्रिक हेड है वो किसके बराबर होता है? प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, और वो हमें कितना दिया हुआ? 10 मीटर। कहाँ पे? फ्लोर के बॉटम पे। कहाँ पे? फ्लोर के बॉटम पे। तो डेटम हेड यहाँ पे कितना था? 3 मीटर, यानी कि यहाँ से आप यहाँ गए तो 3 मीटर, तो ये हो गया। प्रेशर हेड आपका कितना बचा? 7 मीटर। प्रेशर हेड यहाँ कितना आ गया? फ्लोर के बॉटम पे प्रेशर हेड यहाँ कितना आ गया? 7 मीटर।
अब जो 7 मीटर का हेड आया है उसको कौन काउंटर बैलेंस करेगा? जो जो हमारा फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर जो पानी है 2 मीटर हाइट का, और जो हम फ्लोर बनाने वाले हैं उसका वज़न इसको काउंटर बैलेंस करेगा। जो आपका ये फ्लोर है, जहाँ पे ऊपर कितने मीटर का प्रेशर लग रहा है? 7 मीटर का, और ऊपर से क्या लगेगा? 2 मीटर तो पानी है, और एक आप ये फर्श बनाओगे। ये इस डायग्राम में देखिए, एक तो आपने फर्श बनाया है और एक 2 मीटर पानी है इसके ऊपर, तो उसका प्रेशर किसको बैलेंस करेगा? इस 7 मीटर के प्रेशर को बैलेंस करेगा। तो 2 मीटर तो इसने बैलेंस कर दिया जो पानी था, बचा कितना? 5 मीटर। बचा कितना? 5 मीटर। इस 5 मीटर को कौन बैलेंस करेगा? जो फर्श है। तो 2.5 उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई उस इंटू उसकी हाइट, तो उसकी हाइट आ गई हमारे पास 2 मीटर। तो हमें कितनी हाइट का फर्श बनाना पड़ेगा? 2 मीटर का हमें फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन दोस्तों ये ईजी है, लेकिन थोड़ा अगर आप समझने की कोशिश करना किस टाइप से, आपको पीजोमेट्रिक हेड पता होना चाहिए। क्या होता है पीजोमीटर? होता है प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, और वो हमें दिया हुआ था 10 मीटर और 3 मीटर डेटम था। तो केवल प्रेशर हेड कितना बचा? 7 मीटर। और इस 7 मीटर को कौन बैलेंस करेगा? 2 मीटर ये और एक फर्श। तो 2 मीटर पानी ने बैलेंस करा, बचा कितना? 5। और 5 को किसने किया? जो हमने फर्श बनाया है। तो 2.5 उसकी ग्रेविटी थी, तो 5 डिवाइड बाई 2.5, 2 मीटर का हमारा फर्श आ गया। कितना? 2 मीटर का। जो फ्लोर है वो कितना आ गया? 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ रिजर्वोयर इज। तो कोई रिजर्वोयर होता है, उसकी फ्लड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी किस चीज़ की इक्वल होती है? तो दोस्तों स्टोरेज बिटवीन दी फुल सप्लाई लेवल एंड MWL, मीन वो मैक्सिमम वाटर लेवल। इस डायग्राम से समझने की कोशिश करना। यह आपका रिजर्वोयर है, आपने ये रिजर्वोयर यानी कि कोई स्ट्रक्चर इसके अंदर यहाँ बना दिया। एक इसके अंदर क्या है? मैक्सिमम वाटर लेवल। मैक्सिमम वाटर लेवल इसके अंदर मैक्सिमम पानी कितना आ सकता है। और एक इसके अंदर क्या है? फुल स्टोरेज लेवल, ये FRL या फिर फुल स्टोरेज लेवल। मान लो पानी इसके अंदर यहाँ है और अचानक से बहुत तेज़ बारिश आ गई, तो ये मैक्सिमम कितना पानी अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है? फुल सप्लाई लेवल और मैक्सिमम वाटर लेवल के बीच का जो डिफरेंस है, इसको ये अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। तो ये वाला डिफरेंस है, तो इतनी फ्लड को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वही क्वेश्चन हमसे पूछा था भाई, जो फुल सप्लाई लेवल है और मैक्सिमम वाटर लेवल के बीच का जो डिफरेंस है, उतनी फ्लड को ये एब्जॉर्ब कर सकता है। फ्लड एब्जॉर्ब करने का मतलब भाई अचानक से बहुत ज़्यादा पानी आ गया और ये अपने अंदर इसको स्टोर करके रख लेगा। और यहाँ मान लो नीचे लोगों के घर होंगे, कॉलोनी होगी, शहर होगा, तो पूरा का शहर सेफ हो जाएगा। और जो आपका डैम है, इसके अंदर एक होती है डेड स्टोरेज। इस डेड स्टोरेज के नीचे जितना भी पानी होता है वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है, और उसको कोई भी नहीं निकाल सकता, उसको कोई भी नहीं निकाल सकता। क्योंकि जो पहली पाइप हो, पहली पाइप आपने यहाँ पे निकाली, तो इसके नीचे वाला पाइप थोड़ी ना निकाल सकते, पानी थोड़ी ना निकलेगा, तो होगा डेड स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिसिपेट द एनर्जी ए फोल इज प्रोवाइडेड इन ए कनाल, द फोल विच हैज द ग्रेजुअल कन्वेक्स एंड कनकेव कर्व फॉर स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ वाटर एंड टू रिड्यूस द डिस्टर्बेंस एंड इम्पैक्ट इज। तो एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए हम फोल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऐसा फोल जिसके अंदर ग्रेजुअल कनकेव और कन्वेक्स शेप का वो बनता है। तो वो कौन सा फोल होता है? तो वो होता है दोस्तों ओगी फोल। वो कौन सा फोल होता है? ओगी फोल। जैसे डायग्राम में देखिए आप, पहले तो ये कनकेव, फिर ये कन्वेक्स। तो इस टाइप से इसके अंदर कुछ शेप बनती है इसकी, और पानी ऐसे बह के ऐसे जाता है इसके अंदर। तो ये कौन सा फॉल होता है? ये हमारा ओगी फॉल होता है। ये कौन सा फॉल होता है? ओगी फॉल। और इसके अंदर पहले कौन सा आएगा? अगर ये क्वेश्चन पूछे पहले कौन सा, पहले कन्वेक्स आएगा। पहले आएगा कन्वेक्स, और फिर बाद में कौन सा आएगा? ये कनकेव। पहले कन्वेक्स आएगा, फिर कनकेव आएगा। और ये पॉइंट याद रखना, इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो अच्छे से ख़त्म नहीं होती, क्योंकि स्मूथ ट्रांजिशन होता है। आपको इसके अंदर दिख रहा है पानी बिल्कुल स्मूथली गिरेगा, तो एनर्जी कैसे लॉस होगी? एनर्जी लॉस इसके अंदर नहीं होती, तो अपना काम ये अच्छे से नहीं कर पाता। तो इरोजन ऑफ बेड एंड बैंक, यानी कि जो किनारे हैं नदी के और जो बेड है उसको ये नुकसान पहुंचा देता है। ट्रेपीजोइडल नोच फॉल देखिए,
इसमें ट्रेपेजोइडल नोच का हम यूज करते हैं और यहाँ से पानी गिरेगा। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो डेप्थ डिस्चार्ज रिलेशनशिप कनाल की चैनल की वो सेम रहती है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ होल, देयरफॉर देयर इज नोर ड्रॉ डाउन नोर हेडिंग ऑफ द वाटर एट द चैनल अप्रोचेज द होल। तो ना तो इसके अंदर ड्रॉ डाउन होता, ना इसके अंदर हेडिंग अप होती पानी की, यानी कि जितना हेड पानी का पहले रहता है लगभग उतना ही हेड उसके अंदर बाद में रहता है। डेप्थ डिस्चार्ज रिलेशनशिप इसके अंदर इफेक्ट नहीं हो पाती। स्टेप्ड फॉल के अंदर क्या होता है, ये लॉन्ग ग्लेशियर्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, लॉन्ग ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर्स दोस्तों अगर आपने कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर दिया है ऐसा, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लेशियर्स। ये क्या होती हैं, ग्लेशियर्स होती हैं ये, यानी कि सिंपल जो स्लोप टाइप का होता है वो क्या हो गया, वो ग्लेशियर्स टाइप का फॉल हो गया। उसके अलावा दोस्तों एक होता है वेल टाइप फॉल। वेल टाइप फॉल के अंदर क्या होता है, एक कुआं सा हम बना देते हैं। जैसे इस डायग्राम के अंदर देखिए, पानी यहाँ से आया, इस कुएं के अंदर गिरा और फिर यहाँ से जो है पाइप है इसके थ्रू यहाँ से आगे जाएगा, तो इसके अंदर जो एनर्जी का डिसिपेशन होता है वो बढ़िया हो जाता है। और इसको हम कब यूज करते हैं, अगर 1.8 मीटर से ज़्यादा का हेड हो, तो आप मेन पॉइंट यही हेड वाला याद रख लेना, इतना आप ज़्यादा याद नहीं रख पाओगे। सिंपल वर्टिकल फॉल या शारदा टाइप फॉल, तो इसको सबसे पहले जो शारदा कनाल सिस्टम है यूपी के अंदर वहाँ यूज किया गया था, तो ये सिंपल एंड इकोनॉमिकल होता है। ये शारदा टाइप फॉल का आप एग्जांपल देखिए, जहाँ पे वाटर का कुशन होता है, वाटर का कुशन होता है, ये गद्देदार कुशन क्या होता है, कुशन यानी कि गद्दा। तो पानी पहले से ही जो पानी है उसके ऊपर गिरता है, जो पानी यहाँ से आ रखा है इसके ऊपर आके गिरेगा वाटर के कुशन के ऊपर। उसके अलावा स्ट्रेट ग्लेशियर्स फॉल होते हैं, जैसे कि आपको इसके अंदर दिख रहा है। एक आता है दोस्तों मोन्टेग टाइप फॉल। तो इस मोन्टेग टाइप फॉल में आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर पैराबोलिक ग्लेशियर्स होती है। मोन्टेग टाइप फॉल में क्या होती है, पैराबोलिक ग्लेशियर्स होती हैं। फिर आता है इंग्लिश फॉल। इंग्लिश फॉल के अंदर क्या होती है, बैफल वॉल होती है। इंग्लिश फॉल या बैफल फॉल, इसके अंदर क्या होती है, बैफल वॉल होती हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और 1.5 मीटर से ज़्यादा की हेड के लिए इसको हम यूज करते हैं। उसके अलावा फ्रेंड जो मॉड्यूलर आउटलेट होते हैं, नॉन मॉड्यूलर आउटलेट होते हैं, उन सब के आपको एग्जांपल याद रखने हैं। पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप ये याद रखिए, रिजिड मॉड्यूलर। रिजिड मॉड्यूलर के क्या एग्जांपल हैं, गिब्स एंड खन्ना। गिब्स एंड खन्ना तो याद करना है, थोड़ा आसान है। रिजिड के क्या एग्जांपल हैं, गिब्स एंड खन्ना। फिर आपको याद करना है नॉन मॉड्यूलर। नॉन मॉड्यूलर के क्या एग्जांपल हैं, ओपन स्लूइस एंड सबमर्ज पाइप आउटलेट। कौन से, ओपन स्लूइस एंड सबमर्ज पाइप आउटलेट। और फिर सेमी मॉड्यूलर के कौन से एग्जांपल आएंगे, पाइप आउटलेट, वंचुरी प्लूम आउटलेट एंड ओपन प्लूम आउटलेट। तो 3-4 बार पढ़ लेना आप इसको और इसको तो याद आप कर ही लेना। जो बचा हुआ ऑप्शन आएगा तो उसको आप इसको टिक कर देना। तो ये तो आपको याद होने ही चाहिए। नॉन मॉड्यूलर के एग्जांपल, ओपन स्लूइस एंड सबमर्ज पाइप आउटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ग्रेविटी डैम का क्वेश्चन दिया हुआ है। बेस विड्थ ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए ग्रेविटी डैम ऑफ हाइट h इज b। तो बेस विड्थ एक ग्रेविटी डैम की b है, g उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो नो टेंशन डेवलप होने के लिए क्या कंडीशन होती है, तो दोस्तों जो हमने हाइट का फॉर्मूला पढ़ा था h इज इक्वल टू b रूट g माइनस सी। तो b किसके बराबर होगी, h अपॉन g माइनस सी के। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन, b इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ g माइनस सी। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसी को बस इसने घुमा के पूछ दिया है। तो h इज इक्वल टू b रूट g माइनस सी। g क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, b है बेस विड्थ और h इसकी हाइट, और c क्या है, अपलिफ्ट कोफिशिएंट। c क्या है, अपलिफ्ट कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ द कनाल एस्केप इज द क्रस्ट ऑफ द बियर वॉल केप्ट एट एन RL इक्वल टू द कनाल फुल सप्लाई लेवल। तो इनमें से कौन से कनाल एस्केप के अंदर
जो वियर वॉल का क्रस्ट होता है यानी कि जो टॉप पॉइंट होता है वो कनाल फुल सप्लाई लेवल के ऊपर रखा हुआ होता है। तो दोस्तों वो होगा आपका वियर टाइप का। वियर टाइप का जो डायग्राम आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ये वियर टाइप का स्ट्रक्चर है। तो इसका जो क्रस्ट है, क्रस्ट यानी कि जो आपने डैम बनाया है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट। उस क्रस्ट को हम कहाँ बनाते हैं, फुल कनाल के फुल सप्लाई लेवल के ऊपर बनाते हैं। और यहाँ हम ये गेट बना देते हैं ताकि इसको कंट्रोल कर सकें। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जो क्रस्ट होता है वो कनाल फुल सप्लाई लेवल के ऊपर होता है, वो होता है आपका वियर। वो क्या होगा, वियर। जो क्रस्ट होता है वो कहाँ होगा, RL ऑफ द कनाल फुल सप्लाई लेवल। वो किसमें, वियर टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस एट द बेस ऑफ द डैम इट विल बी करेक्ट टू एज्यूम दैट। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। फॉर नो टेंशन टू डेवलप द रिजल्टेंट स्ट्रेस मस्ट बी लाई आउटसाइड द मिडल थर्ड ऑफ द बेस विड्थ। तो ये तो गलत हो गया। आपने क्या पढ़ा था, कहाँ होना चाहिए, 1/6 ऑफ द बेस विड्थ। तो पहली स्टेटमेंट गलत। सेकंड स्टेटमेंट, मैक्सिमम स्ट्रेस इन द रिजर्वोयर एम्प्टी कंडीशन इज एक्सपेक्टेड एट द हील ऑफ द बेस। तो ये आपका डैम है। जब रिजर्वोयर खाली होगा तो मैक्सिमम स्ट्रेस आपका कहाँ लगेगा, ज़्यादा मटेरियल इधर है तो मैक्सिमम स्ट्रेस भी इधर ही लगेगा। ये क्या होता है, ये इसकी हील है, ये इसका टो है। तो बी स्टेटमेंट आपकी सही है। अगर रिजर्वोयर खाली है तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा, हील के ऊपर लगेगा। थर्ड स्टेटमेंट, टेंशन इज अलाउड टू बी डेवलप एट ए पॉइंट ऑफ द बेस इन द मैसनरी डैम। तो ये गलत है। टेंशन को हम अलाउड करते ही नहीं है डेवलप होने के लिए। टेंशन इज डेवलप इज सेंट्रिसिटी इज लेस देन B/6। अगर B/6 से कम की सेंट्रिसिटी होगी तो टेंशन डेवलप नहीं होता। और इसमें क्या कह रहा है, डेवलप। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी, टेंशन डेवलप नहीं होगा। तो जो रिजर्वोयर एम्प्टी कंडीशन होती है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ लगता है, हील के ऊपर। और अगर रिजर्वोयर भरा हुआ होता, अगर रिजर्वोयर पानी का भरा हुआ होता तो मैक्सिमम स्ट्रेस आपकी कहाँ लगती, तो इस टो के ऊपर लगती। फुल कंडीशन में एट द टो और हाफ कंडीशन में हील के ऊपर लगेगी। तो ठीक है दोस्तों, जो इरिगेशन था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। थोड़ा बहुत ग्रेविटी डैम वाला पार्ट आता है इसके अंदर, वो भी हमने देख लिया है। उससे ज़्यादा ग्रेविटी डैम के क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस इतना ही पूछता है जो हमने करा है। और जो स्ट्रक्चर वगैरह है भी हमने इसके सभी कर लिए, डेप्थ वगैरह भी कर ली, लेसी थ्योरम भी कर ली। तो लगभग जो इरिगेशन वाला पार्ट है वो हमारा पूरा हो ही गया है। जो बेसिक वाला पार्ट है वो आप पढ़ते रहना। और जब तक आपका पेपर होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो करते रहो और रोज़ एक सब्जेक्ट रिवाइज करते रहो। जब आखिरी का एक हफ्ता बचे तब केवल रिवीजन करना, तब क्वेश्चन वगैरह करने छोड़ देना और बाकी सब चीज़ छोड़ देना। तो बस दोस्तों इतना ही था आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड बाय।